फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इन शॉर्ट टर्म्स फोकसेस ऑन द बॉडी फंक्शंस. Physiology is the study of functions of living things, specifically we will focus on how the human body works. मतलब फिजियोलॉजी जो है उसमें हम फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग का जो बॉडी का फंक्शन है किस तरह हो रहा है, मतलब ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा है, लिवर किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके अलावा नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किस तरह से वर्क कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है. तो इसकी स्टडी जो है फिजियोलॉजी कहलाती है. स्पेसिफिकली इनके वर्क को मतलब फोकस करेगा फिजियोलॉजी. ओके. अब फिजियोलॉजी फोकसेस ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब इसमें क्या है कि फिजियोलॉजी जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर फोकस करता है. मतलब हर वो ऑर्गन मतलब जो भी बॉडी का ऑर्गन है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू मतलब वर्क कर रहा है. जैसे हम सर्दियों में इस पैराग्राफ में मैं ये लिखा हुआ है कि सर्दियों में जब हमारी बॉडी जो होती है वो शीवरिंग करती है, शीवरिंग मतलब थरथराती है, तो हीट को प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमें सर्दी कम लगती है. ठीक है. तो फिजियोलॉजी जो है वो मैकेनिज़्म को फोकस करती है. मतलब जैसे वो थरथराने से, कपाने से वो गर्मी का एहसास होना. ठीक है. तो वो जो गर्मी हुई कैसे है? एक मैकेनिज़्म के थ्रू. और वो मैकेनिज़्म क्या है? शीवरिंग. ठीक है, थरथराना, जिससे जनरेट हुई है हीट. ओके हो गया. तो इसमें ये लिखा हुआ है. अब दे व्यू द बॉडी एज अ machine whose mechanism of action can be explained in terms of cause and effect sequence of physical and chemical processes. मतलब कि एक तो फिजिकल होगा और केमिकल प्रोसेसेस दोनों का रिलेशन है फिजियोलॉजी में. फिजिकल जैसे शिवरिंग को ले लें कि शिवरिंग में बॉडी थरथराएगी तो वो फिजिकली थरथराएगी, और केमिकल में क्या वो प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी. ओके. या जैसे हम हाथ को रब करते हैं सर्दियों में, अपने एक हाथ को रब करने से हमें हीट महसूस होती है. तो वो फिजियोलॉजिकली हम हैंड को रब कर रहे हैं, हाथों को रब कर रहे हैं, लेकिन जो है केमिकली हीट प्रोड्यूस होगी. अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर इनसेपरेबल. अब दोनों जो फंक्शन है वो इनसेपरेबल हैं. फिजियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू एनाटॉमी. फिजियोलॉजी अब एनाटॉमी के बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन एनाटॉमी एक और टर्म है, फिजियोलॉजी एक और टर्म है. एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है ना. एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. ये हमेशा याद रखना कि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की, और फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म जो है वो स्टडी करते हैं बॉडी का, कि बॉडी के जो बॉडी है देखें ना, डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स आर मेड ऑफ पॉसिबल बाय द स्ट्रक्चरल डिजाइंस एंड रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स दैट कैरी आउट ईच ऑफ दिस फंक्शंस. फिजियोलॉजी में हम उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ेंगे ना, कि कितनी बोन्स हैं, कितने उसमें, ठीक है, उसमें कितनी बोन्स हो गई एग्जांपल के तौर पर. ठीक है. ये मतलब उसकी स्ट्रक्चर होगी. और लेकिन जो है फिजियोलॉजी में हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी रिलेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में. ठीक है. अच्छा, अब एक एग्जांपल को देख लेते हैं इन दोनों में. जैसे कि एग्जांपल, द हार्ट इज वेल डिजाइंड टू रिसीव एंड पंप ब्लड, द टीथ टू टेयर एंड ग्राइंड फूड, एंड द hinge like elbow joint to permit bending of the arm. In other situations, the interdependence of form and functions is more suitable, but equally important. Consider the interference between air and blood in the lungs as an example. Okay. मतलब हार्ट जो है, हार्ट उसमें जो हार्ट तो है वो क्या है? एनाटॉमी. और उसका जो फंक्शन है पंपिंग द ब्लड, वो है फिजियोलॉजी. मतलब उसका रिलेशन समझा गई होगी मुझे लग रहा है. अब देखें एक इसमें इंपॉर्टेंट MCQ है. देखें ये देखें ना, ये वाला 300 मिलियन वाला. द ब्रांचिंग सो एक्सटेंसिव दैट लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियन एयर सैक्स. ये याद रखिएगा कि 300 मिलियन एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं इसमें जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. डिफाइन फिजियोलॉजी मैंने ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है. द न्यूट्रिशन ऑब्जर्विंग इंटेस्टाइनल सेल्स हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन कॉन्टैक्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड ऑन योर नॉलेज. ये तो ये खुद करने वाला. ठीक है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी क्या है?
कि बॉडी किन लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, किन लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइज है। एक तो है केमिकल लेवल, वेरियस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेक अप द बॉडी। केमिकल लेवल के ऊपर में मतलब बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, होंग का क्या मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, उसके बाद फास्फोरस, इन चीज़ों से बॉडी मिलके बनी है। इन तमाम मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बॉडी में स्पेसिफिक एटम्स से मिलके बने हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं और फिर वो ह्यूमन बन जाता है। मतलब ह्यूमंस को क्रिएशन में इनका भी अहम किरदार है। द मोस्ट कॉमन एटम्स इन द बॉडी, ऑक्सीजन, कार्बन मैंने पहले बता दिए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मेक अप अप्रॉक्सीमेटली 96% ऑफ द टोटल बॉडी केमिस्ट्री, ठीक है, 99% ऑफ द टोटल बॉडी मास बनाते हैं ये। इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। दीज कॉमन एटम्स एंड फ्यू अदर्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ये और कुछ अदर एटम्स हैं जो हमारी लाइफ को पॉसिबल करते हैं, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जेनेटिक मटेरियल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ये है, ये हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल्स और ये एटम्स मिलके बॉडी का मास बनाते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स कुछ हैं जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। These important, और इसे डीएनए भी कहते हैं। These important atoms and molecules are the inanimate raw ingredients from which all living things arise, ठीक है, मतलब ये जो मटेरियल्स हैं इन्हीं से जो है बॉडी का मास बनता है। The cellular levels are the cells are the basic unit of life। अब सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। ये देखिए इंडिविजुअल को क्रिएट करेंगे, ओके, सेल में यही लिखा हुआ है। सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल द फंडामेंटल फंक्शन, द सेल the fundamental unit of life, both structure and function in a living being, is smallest unit capable of carrying out the processes associated with life, ठीक है, जो सेल है वो एक फंडामेंटल यूनिट है जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग जो है वो कंसिस्ट है। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द प्रोसेस associated with life, और इसमें ये कैपेबल है कि वो तमाम तरह के प्रोसेसेस को हैंडल कर सके। हालांकि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कैरिंग कर सके कि तमाम तरह के प्रोसेसेस लाइफ में, ओके। ये डायग्राम देख लें आप। इस डायग्राम में भी वही लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स विल डाई एंड बी रिप्लेस्ड बाय न्यूली प्रोड्यूस्ड वंस, ठीक है, ड्यूरिंग द मिनट दैट इट विल टेक यू टू रीड दिस पेज, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन के बारे में। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी इज शोइंग एन एग्जांपल ऑफ ईच लेवल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। सबसे पहला लेवल है हमारा केमिकल लेवल, ठीक है, दूसरा लेवल है सेलुलर लेवल, थर्ड लेवल है टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल और बॉडी सिस्टम। वही देखें, एटम्स मिलके सेल बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बॉडी सिस्टम को क्रिएट करते हैं, मतलब बॉडी सिस्टम को क्रिएट करते हैं, और बॉडी सिस्टम्स जो हैं वही एक इंडिविजुअल को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ओके। अब ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स आर इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटीज़। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटीज़ हैं। वर्ड में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक जिंदा मतलब चीज़ इन्होंने कहा है, एंटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट तौर पे रहती हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म करती हैं इंडिपेंडेंट लाइफ और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड एमियोबा। ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड एमियोबाज। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म सच एज ट्रीज, ह्यूमंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एग्रीगेशन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म सिर्फ मल्टी सेलर नहीं होते, यूनिसेलर भी होते हैं। ये आप पिछले क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे वैसे। Basic cell functions. All cells, whether they exist as a solitary cells as a part of multicellular organism, perform certain basic functions essential for their own survival, including the following: obtaining food, performing chemical reaction,
elimination to the cell, synthesizing protein, largely controlling the exchange of material between cell and its surrounding, moving material in the case of cell. ओके, अब हमारी जो सेल की जो बेसिक फंक्शंस हैं, सेल पहला फंक्शन परफॉर्म करता है ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। अब फूड कैसे ऑब्टेन करेगा? फूड इस तरह ऑब्टेन करेगा, फूड को और O2 को एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करेगा, ठीक है। O2 को और फूड को ऑब्टेन करेगा, ओके। अब केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? मतलब O2 को से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ATP को एलिमिनेट करेगा सेल सराउंडिंग एनवायरनमेंट, CO2 को एलिमिनेट करेगा। जैसे हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो CO2 एक्सहेल भी तो करते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, ठीक है। जैसे प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेस हैं जिसमें हम प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ट्रांसलेशन में बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन जो में mRNA सिंथेसिस होता है। For example, enzymes are specialized protein that speed up particular chemical reaction in the body, largely controlling the exchange largely. Enzymes are specialized protein that are particular chemical reaction in the body. Enzymes ऐसे मतलब प्रोटीन्स या प्रोटीन आप उनको कह सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो स्पीड अप करती हैं रिएक्शंस को, लार्जली कंट्रोलिंग द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड देयर सराउंडिंग, ठीक है। तो आज हमने ये कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्पेशलाइज्ड सेल फंक्शन देखेंगे।